हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला आर्थिक एवं संसाधन भूगोल की इस कक्षा में आज हम आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र का संबंध या आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्थिक भूगोल में हम पृथ्वी के तल पर पाए जाने वाले भौतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और उसमें विभिन्न उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति होती है, उनकी प्रोसेसिंग होती है और उन्हें उपयोग में लाए जाने के लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं। आर्थिक भूगोल में मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं तथा उन पर पड़ने वाले प्राकृतिक पर्यावरण या परिस्थितियों के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। अतः आर्थिक भूगोल में आर्थिक कार्यों एवं सेवाओं का प्रादेशिक वितरण कैसा है, उपर्युक्त कारक इस वितरण की कहाँ तक व्याख्या करते हैं, यह आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है। जैसा कि यहाँ स्लाइड पे भी हम देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड। जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक मैकेनिज़्म की स्टडी करता है जो कि रिसोर्सेज के एलोकेट होने, निर्धारित होने में और उसके साथ साथ अल्टरनेटिव एंड्स एंड अल्टरनेटिव प्लेसेस पे क्या व्यवस्थाएं हैं, इसका अध्ययन करने का उस पर प्रकाश डालता है। यदि हम ऐसा कहें कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज कंसर्न विद स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना, इसको यूँ कहेंगे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना, कोई भी घटनाएं, कोई भी आर्थिक संसाधन, उनका स्थानिक वितरण। अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मनुष्य विभिन्न अपने जो प्राकृतिक संसाधन जो प्राप्त हुए हैं उनके साथ कार्य करता है, इंटरेक्शन करता है। अर्थशास्त्र वस्तुतः इन साधनों से संबंधित समस्याओं, उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग को हल करने का प्रयास करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के अंदर मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन सीमित साधनों और उनका वैकल्पिक उपयोग में हो सकता है। सीमित साधनों एवं उनका वैकल्पिक उपयोग, यहाँ पर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब कार्य करता है तब ऐसी स्थिति में जनसंख्या का वितरण, कृषि का व्यापार, उद्योगों का स्थानीयकरण, श्रम विभाजन इत्यादि सभी आर्थिक भूगोल के तत्व उसकी पृष्ठभूमि में कार्य कर रहे होते हैं। यानी आर्थिक भूगोल की अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि में आर्थिक भूगोल का अपना महत्वपूर्ण आधार होता है। कोई भी अर्थशास्त्री पूर्ण रूप से किसी भी प्रदेश से परिचित नहीं हो सकता जब तक कि उस प्रदेश की भौगोलिक रचना, जलवायु, वनस्पति, वहाँ के संसाधन और आर्थिक नियोजन में भौगोलिक ज्ञान का आधार होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार का इस दृष्टिकोण से अध्ययन करता है कि वह किस प्रकार सीमित संसाधनों, जिनका एक से अधिक बार उपयोग भी किया जा सकता है, उनका मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग कैसे करे और किस प्रकार से उसे भविष्य के लिए भी संरक्षित कर पाए। यानी यहाँ पर फिर पुनः आर्थिक भूगोल जुड़ जाता है, क्योंकि सभी संसाधन भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। यदि हम उन्हें
इन संसाधनों को भविष्य के लिए संरक्षित कर मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को निश्चित रूप से भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यदि हम सामान्य शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र में विभिन्न आर्थिक कार्यों के आवंटन की प्रक्रिया एवं संगठन का अध्ययन किया जाता है, जिनकी लागत व लाभ पर प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इकोनॉमिक्स, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस यदि हम परिभाषा को देखें, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस concerned with the production, distribution and consumption of goods and services. It studies how individual business, governments and nations make choices on allocating resources to satisfy their wants and needs and trying to determine how these groups should organize and coordinate efforts to achieve maximum output. जहाँ मैंने आपको कहा अधिकतम लाभ का अधिकतम उपयोग के लिए आवंटन की प्रक्रिया और संगठन का महत्वपूर्ण अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। वस्तुतः अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के भौतिक कल्याण के कारकों का अध्ययन करता है, मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है, साधनों के आवंटन को पढ़ता है और मुख्य रूप से निम्नांकित समस्याओं को अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया जा सकता है। व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज़, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादित करना है। ध्यान से सुनेंगे हम सभी, व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज़ यानी उत्पादन किस तरह से कितना हो, इसका हमें अध्ययन करना है। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, जब आपने ये तय कर लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, देन हाउ टू प्रोड्यूस यानी किस तरह से उसे प्रोड्यूस किया जाए, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए उत्पादन किया जाए, एंड नेक्स्ट वन, हाउ एफिशिएंटली आर द रिसोर्सेज बीइंग यूटिलाइज्ड यानी उन संसाधनों को किस प्रकार से एफिशिएंटली उपयोग किया जाए कि वो मनुष्य के भौतिक कल्याण में कार्यरत हों। एंड लास्टली अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है कि इज़ द इकोनॉमी ग्रोइंग और स्टैग्नेंट, अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है या गतिशील है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें संसाधनों तथा सीमित एवं वैकल्पिक उपभोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय का मानव कल्याण के लिए प्रयुक्त मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। मैंने आपको अभी भी कहा था कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है, परंतु यहाँ पर मानव कल्याण के लिए, जबकि आर्थिक भूगोल, इस परिभाषा में आप अर्थशास्त्र का और भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ how people allocate scarce resources for production, distribution and consumption both individually and collectively। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आर्थिक भूगोल में धन के उपभोग, उत्पादन एवं विनिमय का मानव कल्याण के लिए अध्ययन किया जाता है। उसके साथ साथ उसमें आर्थिक क्रियाकलापों के संसाधनों के वितरण जो कि वैकल्पिक रूप से किस प्रकार से किए जा सकते हैं और जो कि बहुत ही सीमित संसाधन हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ अभी हम जहाँ तक समझ पाए हैं कि अर्थव्यवस्था किसी वस्तु की उन व्यवस्थापरक एवं प्रक्रियात्मक विशेषताओं का अध्ययन करता है जिनमें न्यूनतम लागत से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। What to produce in what quantities, how to produce, for whom to produce and how efficiently things can be resources being utilized
एंड इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग और स्टैग्नेंट। ये जो 5 क्वेश्चंस आपको पॉइंट मैंने आपको दोहराए हैं, यहाँ स्पष्ट है कि न्यूनतम लागत में अधिकतम उपभोग और उपयोग उनका अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त हो, इसका अध्ययन करता है। यहाँ पर आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत अधिक भिन्नता है। आर्थिक भूगोल उन सभी तत्वों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनमें विभिन्न प्रदेशों या क्षेत्रों में विषमताएं मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक प्रतिरूप विकसित होते हैं। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो पैटर्न डेवलप होते हैं, ये रीजनली किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि किसी एक क्षेत्र में एक प्रकार का इकोनॉमिक लैंडस्केप यदि डेवलप हुआ है तो उसके पीछे के कारण क्या है, क्योंकि एक जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी अध्ययन किया था कि यदि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कोई पैटर्न डेवलप होता है तो उसके साथ में प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य के चयन और उसके साथ साथ संसाधनों की सीमितता भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अर्थशास्त्र एवं आर्थिक भूगोल के अध्ययन में उद्देश्य की दृष्टि से यही प्रमुख भिन्नता है कि न्यूनतम लागत से अधिकतम लाभ प्राप्त करना, उसके लिए व्यवस्था और क्या प्रक्रिया है, उन विशेषताओं का अध्ययन अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र करता है, जबकि आर्थिक भूगोल रीजनल डिफरेंशिएशन और इकोनॉमिक पैटर्न्स के डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। यहाँ जैसा कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि आर्थिक भूगोल मूल रूप से धरातल के साथ जुड़ी हुई इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती हैं, क्यों की जाती है, कब की जाती है और कैसे की जाती है, ये हमारा मूल उद्देश्य होता है। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक संसाधनों का कहाँ, क्यों, कैसे उपयोग किया जाता है, उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन आर्थिक भूगोल करता है। आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र 2 पृथक विषय हैं, परंतु एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वरन एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और आर्थिक विकास के लिए वर्तमान में दोनों की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। जहाँ तक अभी आप देखेंगे ये परिभाषा जो दी गई है, ये कहती है कि द रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे as we are trying to study the spatial or regional aspect of man's economic welfare। अर्थशास्त्र में भी वर्तमान में मानव कल्याण के विषय को जहाँ तक पढ़ा जाता है, तब स्थानिक रूप से उन विषमताओं का, प्रादेशिक विभिन्नताओं का अध्ययन जो कि आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है, यह भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एज इट इज़ बेसिकली द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक कंपोनेंट्स ओवर स्पेस। धरातल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की विभिन्नताओं का अध्ययन, जैसे कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स, वेल्थ, बिल्डिंग, अदर इनपुट्स ओवर अ जोग्राफिकल स्पेस। स्पष्ट है कि जितनी भी अर्थशास्त्र की में पढ़ी जाने वाली घटनाएं हैं, वो सब कुछ इस जोग्राफिकल स्पेस या धरातल पर प्रकट होती हैं और धरातल पर दिखाई देती हैं। अर्थशास्त्र वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपयोग के पक्ष का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल इन पक्षों को स्थान और भौगोलिक दशाओं के संदर्भ में देखता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आर्थिक क्रियाएं कहाँ पर घटित हो रही हैं, कैसे घटित हो रही हैं और उनमें क्या विभिन्नताएं हैं। वर्तमान में अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल अलग अलग होते हुए भी विषय सूची, विधि तंत्र और वैज्ञानिक दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्थिक भूगोल में
और अर्थशास्त्र में अध्ययन के उद्देश्य और दृष्टिकोण का अंतर है वो भी धीरे धीरे समय के आधार पर कम होता जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में इकोनॉमिक्स में भी क्षेत्रीयता का समावेश हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, रीजनल स्टडीज़ यानी स्थानीकरण का और रीजनलाइजेशन का आर्थिक विकास के विभिन्न पक्षों को मानव कल्याण के साथ जोड़ करके पढ़ा जाने लगा है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल भी पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। इसी के अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल का संबंधित विषयों से संबंध। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इट्स रिलेशन विथ एलाइड सब्जेक्ट। यहाँ पर हम टू द पॉइंट कुछ डिस्कस करेंगे कि आर्थिक भूगोल में आर्थिक भूगोल एवं कृषि भूगोल, भूगोल से संबंधित कृषि भूगोल, जिसके अंतर्गत हम उन सभी परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो कि कृषि के विभिन्न उत्पादों, उनके उत्पत्ति और वितरण से संबंधित हो। जैसा कि हम अभी तक 12th के भूगोल में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ पाए हैं कि विभिन्न कृषि उपजों की उत्पत्ति कौन सी जलवायु में होती है, उनका वितरण किस प्रकार से होता है, कौन सी जलवायु वहाँ के लिए उपयुक्त है, किन देशों में वो उत्पन्न होती है, ये सब का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल में भी उन सभी कृषि से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के उत्पादन संबंधी व्यवस्थाओं को भी हम पढ़ते हैं और उनका वर्णन करते हैं। इस प्रकार आर्थिक भूगोल और कृषि भूगोल स्पष्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो सेकंड हम पढ़ रहे हैं, आर्थिक भूगोल एवं संसाधन भूगोल। आर्थिक भूगोल संसाधनों का उत्पादन परक अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत वो संसाधनों के दोहन के लिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं करता है और मानव हित में उन्हें किया जाता है। संसाधन भूगोल में उन सभी भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और उन पर शोध और तकनीकी आवश्यकता से अध्ययन किया जाता है। उन आर्थिक तत्वों का क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है कि नदियों का जल किस प्रकार से मनुष्य के लिए संसाधन बन सकता है, समुद्री जल में किस प्रकार से विद्युत उत्पादन कर उनको मनुष्य के लिए काम में लाया जा सकता है और आर्थिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार यह संसाधन आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है। आपस में दोनों ही संबंधित हैं और इसके अंतर्गत संभाव्य और गुप्त संसाधनों का अध्ययन भी सम्मिलित हो जाता है। भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, तो आर्थिक भूगोल के परिपूरक के रूप में संसाधन भूगोल का भी बहुत अधिक महत्व है। इसी के साथ आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण है औद्योगिक भूगोल। तीसरा जो पॉइंट आप देखेंगे, आर्थिक भूगोल एवं औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत भूमि से प्राप्त खनिजों का वितरण, उत्पादन की समस्याएं, उत्पादन से संबंधित वस्तुओं के विक्रय की समस्याएं, बाजार और मार्केट प्लेस कहाँ है, इन आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, किसी भी इकोनॉमिक लैंडस्केप के जो डेवलप हुआ है उसके पीछे अधिकतम लाभ के कारण उसके साथ में और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उन सब औद्योगिक साधनों के विकास में सर्वोत्तम योगदान देते हैं। किसी देश में कच्चा माल, खनिज, शक्ति के संसाधन कहाँ कैसे प्राप्त होते हैं और उनका अधिकतम उपयोग कैसे किया जाता है, ये इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी या औद्योगिक भूगोल में हम पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल में हम इस इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों का अध्ययन करते हैं, उनके स्थानीयकरण के सिद्धांतों का भी अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार औद्योगिक प्रदेशों का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो आर्थिक भूगोल के साथ ही औद्योगिक भूगोल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण ढंग से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आर्थिक भूगोल एवं परिवहन भूगोल स्पष्ट है। जहाँ पर भी आर्थिक क्रियाएं, गतिविधियाँ होती हैं वो सब परिवहन के द्वारा या ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही आर्थिक भूगोल की एक मुख्य शाखा के रूप में परिवहन भूगोल को भी समझा जा सकता है। परिवहन भूगोल जिसके अंदर परिवहन के विभिन्न पक्षों के भौगोलिक अध्ययन को महत्व दिया जाता है, जिसको ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के रूप में जाना जाता है। यह आर्थिक भूगोल का एक अपरिहार्य अंग है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिवहन की प्रक्रियाओं को हम आर्थिक भूगोल और परिवहन भूगोल को कहा जाता है एक दूसरे के पूरक हैं।
आर्थिक भूगोल एवं वाणिज्य भूगोल, यह भी आर्थिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। वाणिज्य भूगोल में उत्पादन, व्यापार, पूंजी, बैंकिंग, वाणिज्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। समुद्री एवं महासागरीय बंदरगाहों, व्यापारिक नगरों का भूगोल इसी में सम्मिलित होता है। इस प्रकार से वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत व्यापार के साथ साथ यदि संपूर्ण वाणिज्यिक क्रियाएं आर्थिक भूगोल का ही भाग है, आर्थिक भूगोल संपूर्ण वाणिज्यिक भूगोल आर्थिक भूगोल ही है, क्योंकि समस्त आर्थिक क्रियाएं जो उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण से जुड़ी हुई हैं, इन चारों का अध्ययन आर्थिक भूगोल में होता है, परंतु वाणिज्यिक भूगोल में केवल विनिमय का ही अध्ययन होता है। स्पष्ट है कि आर्थिक क्रियाएं उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण, जबकि वाणिज्यिक भूगोल विनिमय के साथ ही जुड़ा हुआ है। आर्थिक भूगोल में हम भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का भी अध्ययन करते हैं, जबकि वाणिज्यिक भूगोल में वाणिज्य संबंधी क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। दोनों ही शाखाएं एक दूसरे की पूरक हैं और प्रतिस्पर्धात्मक है और दोनों मिलाकर के भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करती है। यहाँ पर एक और विषय जिस पर हमें चर्चा करनी आवश्यक है कि आर्थिक भूगोल का अन्य विषयों से क्या संबंध है। यहाँ पर अन्य विषय से तात्पर्य और अदर सोशल साइंसेज जिनसे कि भूगोल जुड़ा हुआ है, उसके साथ ही आर्थिक भूगोल किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक भूगोल एवं पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण भूगोल कहेंगे, जिसे पर्यावरण भूगोल यहाँ गलती से है, पर्यावरण विज्ञान। यहाँ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन आर्थिक क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण के होने वाले अवनयन के कारण और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि मनुष्य आर्थिक लाभ के लिए संसाधनों का बहुत अधिक दोहन कर रहा है, उससे निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का समुचित ढंग से निस्तारण नहीं हो पा रहा है और इस प्रकार से पर्यावरणीय असंतुलन की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिसके दुष्परिणाम आज भी मनुष्य को और जीव जंतुओं को हमारे बायोस्फीयर में हमें दिखाई दे रहे हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण के साथ ही उद्योग, परिवहन, उत्खनन आदि कार्य भी जुड़े हुए हैं। विकासशील देशों में संसाधन और का उपयोग उस स्तर तक नहीं हो पाया है जितना कि विकसित देशों में हो पाया है। आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरणीय नुकसान और जीवों के अस्तित्व को खतरे में होना, यह पर्यावरण विज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। किस प्रकार से संतुलित विकास किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। तो इस प्रकार से जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना और उसके साथ आर्थिक प्रगति भी करना, तो दोनों ही विषय पूर्णतः एक दूसरे से अंतर संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आर्थिक भूगोल एवं समुद्र विज्ञान। जल मानव जीवन का मुख्य आधार है और मानव की सभ्यता भी नदी घाटियों में ही विकसित हुई है और जहाँ पर भी जल की उपलब्धता थी, प्रारंभिक सभ्यताओं का विकास वहीं हुआ है। नगरों की बसाव, गांवों का बसाव और विभिन्न प्रकार की खेती, उद्योग धंधों, कृषि, इन सब के लिए मनुष्य ने जल के साथ पूर्णतः सामंजस्य किया हुआ है। मछली पालन, नौ परिवहन, जल विद्युत, इसी प्रकार व्यापार के अंदर, परिवहन के अंदर भी महासागरीय तटों, बंदरगाहों का महत्व हम सभी जानते हैं। झीलों का, सागरों का, इन सब जलीय घटकों का महत्व मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। यहाँ पर समुद्र में होने वाला ज्वार भाटा, उससे प्राप्त होने वाली वनस्पति और भी समुद्री समस्त संसाधन का दोहन, ये सब बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक भूगोल और समुद्र विज्ञान भी दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को जल भी और समुद्र भी प्रभावित करता है।
तीसरा महत्वपूर्ण विषय आर्थिक भूगोल एवं समाज विज्ञान, जिसको हम देखेंगे। आर्थिक भूगोल एवं समाज विज्ञान क्या है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, जिसको कहेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, ये मनुष्य के अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सोच और विचारधारा से प्रभावित होती हैं। किसी भी क्षेत्र या रीजन में कोई भी आर्थिक क्रियाएं यदि वहाँ पर संभव हो पाती है, तो उसमें मनुष्य का अपना सांस्कृतिक पर्यावरण चयन और उसकी सोच का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि कृषि आधारित तंत्र में एक ही भूमि उपयोग पर कृषि भी की जा सकती है और उसी के साथ साथ औद्योगिक विकास भी किया जा सकता है। तो सामाजिक व्यवस्था और उसका स्तर मनुष्य के जन कल्याण की विचारधारा आर्थिक भूगोल का महत्वपूर्ण विषय है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल एवं इतिहास। ये सभी सोशल साइंसेज जिसको कह सकते हैं, ये सब आर्थिक भूगोल से जुड़े हुए हैं और पूर्ण रूप से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्योंकि यहाँ पर हम जब बात करते हैं इतिहास का तात्पर्य हम यहाँ यूँ भी ले सकते हैं कि क्योंकि भूगोल का बेस ही इतिहास है, क्योंकि जो इतिहास है किसी भी देश का, वो भूगोल के आधार पर ही बनता है। भारत के इतिहास के कारण देश का भूगोल कहने का अभिप्राय कि इस विस्तृत देश के लंबे इतिहास की व्याख्या करना, प्राकृतिक विभागों की बात करना, जलवायु की बात करना, भौगोलिक अवस्थाओं की बात करना, ये सभी एक इतिहास के रूप में समझा जा सकता है। और मनुष्य प्राचीन नदी घाटियों में किस प्रकार से कृषि करता था, उस समय किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं थी, इन सब का भी हम इतिहास में जो अध्ययन करते आए हैं, उन सब का अर्थशास्त्र से आर्थिक भूगोल से महत्वपूर्ण संबंध है। आर्थिक भूगोल एवं भूगर्भ विज्ञान। प्रादेशिक आधार पर किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप पाए जाते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटियाँ, उन्हीं के आधार पर चट्टानों की जानकारी करना, फिर उसके साथ में जुड़ी हुई है मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक भूगोल में हम दोनों ही तत्वों का अध्ययन करते हैं कि जिन चट्टानों से हमें खनिज प्राप्त होते हैं, उनकी जियोलॉजी पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टियों का सहसंबंध, खनिजों का संबंध और उसके साथ साथ ही विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का, कृषि का संबंध भूविज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आर्थिक भूगोल में कई हद तक, कुछ सीमा तक हमें भूविज्ञान के बारे में भी जानना आवश्यक है कि किस प्रकार के चट्टानी संस्तरों में किस प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा सकता है, हम किस प्रकार की कृषि वहाँ पर कर सकते हैं। आर्थिक भूगोल एवं जलवायु विज्ञान, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं, मनुष्य का रहना, आवास, उसकी कृषि, पशुपालन, सब कुछ जलवायु से प्रभावित होता है, या यूँ कहें कि जलवायु के नियंत्रण में है, तो भी किसी प्रकार का दो राय नहीं है। क्योंकि जलवायु के अनुसार जो प्रदेश बनते हैं, उसमें उसी प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु मिलते हैं। तब मनुष्य उन्हीं जीव जंतुओं, वनस्पति, उसी पर्यावरण से जुड़ा हुआ अपनी आर्थिक क्रियाओं को उस जलवायु में, उस प्राकृतिक परिवेश में कर पाता है। पूर्णतः कृषि की व्यवस्था को हम देखें कि भारत की मानसूनी जलवायु के कारण भारत की कृषि व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित हुई है। तो आर्थिक भूगोल का यदि हमें अध्ययन करना है, तो जलवायु विज्ञान का बहुत से तथ्यों का हमें अध्ययन करना अनिवार्य लगता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है आर्थिक भूगोल एवं वनस्पति विज्ञान, क्योंकि वनस्पति में मनुष्य के जीवन में वनस्पति का बहुत अधिक महत्व है, मानव जीवन का महत्वपूर्ण आधार है, और वनस्पति ही किसी क्षेत्र की आर्थिक परिस्थिति को भी बनाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि जलवायु से प्रभावित होती है वनस्पति, और प्राकृतिक वनस्पति किसी भी क्षेत्र की आर्थिक परिस्थिति को भी नियमित करती है या उसकी भी नियंत्रक है। जैसे कौन सा गृह निर्माण सामग्री मिलेगी, कौन से कागज़ और फर्नीचर का कौन सा उद्योग यहाँ पर लागू होगा, चरागाह या पशुपालन किया जाना भी वनस्पति से संबंधित है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वनस्पति और आर्थिक भूगोल यानी
ये किस प्रकार से संबंधित हैं। यहाँ पर एक और हम तथ्य पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल एवं, जो कि टाइप होने से रह गया है, आर्थिक भूगोल एवं रसायन विज्ञान, विभिन्न रसायनों का अध्ययन करना ताकि हम कृषि उपजों और उद्योगों में उनका उपयोग कर सकें। कृषि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जब हम रसायनों का उपयोग करते हैं उसका भी हमें जानना आवश्यक है। आर्थिक भूगोल और मृदा विज्ञान पेडोलॉजी, ये तो एक मूल आधार है और बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाएं जो कि मृदा पर ही निर्मित है या उस पर निर्भर करती है, क्योंकि मिट्टियाँ उनकी प्राकृतिक संसाधन, जो एक हमारा प्राप्त प्राकृतिक संसाधन है, वो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के लिए आधार का कार्य करता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र संबंधित विषयों जैसे विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ और प्राकृतिक विज्ञानों के साथ पूर्ण रूप से एक इकाई या ब्रिज के रूप में कार्य करता है, जहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच में आर्थिक भूगोल है, ताकि प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से मनुष्य के हित में वह इन सभी का उपयोग कर सके। धन्यवाद।